अब ये मटेरियल कंट्रोल और वैल्यूएशन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है पढ़ने की, पहले वो थ्योरेटिकल हम ऐसे ही बताएंगे, लिखिएगा मत, वो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो भी बहुत लार्ज स्केल पे आते हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल मोहल्ले की जो राशन की दुकान होती है वहाँ पे भी जब आप देखेंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे भी, ठीक है, चलिए सही है आंसर आपका, ठीक है, 2940 करेक्ट, ठीक है, मैंने अभी देखा था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैंने अभी देखा चैट बॉक्स में, आंसर सही है। और फाइनल आंसर कितना था, ठीक है, तो फाइनल आंसर भी जो है आशा 11760, होपफुली आपका ये आया होगा, ठीक है। और ऐसे कोई भी डाउट है तो आप माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकती हैं, ठीक है, दैट्स वेरी गुड कि आप इंटरैक्ट कर रही हैं क्लास में, ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। हाँ, तो जैसे कि हम बता रहे थे कि आप मोहल्ले की भी अगर किसी राशन की दुकान में जाएंगे तो आप देखेंगे उनका बहुत सारा स्टॉक होता है, उतनी छोटी दुकान। तो अब अगर हम लोग इमेजिन करेंगे जो बड़ी फैक्ट्री है, मानिए टाटा की फैक्ट्री, वहाँ पे कितना रॉ मटेरियल होता होगा, मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि उनका गोडाउन कितना बड़ा होता होगा और उसमें रॉ मटेरियल कितना होता होगा। लेकिन मार्केट जो है उसमें प्राइजेस जो हैं वो समझिए ऐसे हर सेकंड फ्लक्चुएट हो रहा है कि आज जाइए कुछ लेने तो पता चला 10 रुपये, कल गए तो पता चला 12 रुपये, मतलब बढ़ते ही रहता है, घटता तो नहीं है कभी। तो इस हिसाब से मार्केट पे इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। अब वो जो रॉ मटेरियल ला के पहले से स्टॉक करें, क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में ऐसा नहीं होता है कि आज प्रोडक्शन करना है तो आज गए हैं मार्केट लेने के लिए, ठीक है, वो लोग कभी कभी तो पूरे साल का ही रॉ मटेरियल स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी महीनों का स्टॉक कर लेते हैं। तो अब रॉ मटेरियल हमेशा उनके इन्वेंट्री में आते रहता है और उससे यूज़ होते रहता है। अब जैसे हम बताएं कि प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं, आज अगर हम कुछ लाए 100 रुपये, कल वो 150 का हुआ, अगले दिन शायद 165 का मिले, फिर 145 का मिले, उस हिसाब से हम सारा रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हर रॉ मटेरियल का प्राइस अलग अलग है, इन्वेंट्री का प्राइस अलग अलग है, तो जब हम उसको यूज़ करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हम कम दाम वाला पहले निकालें कि हम ज़्यादा दाम वाला पहले निकालें, क्योंकि जो भी आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, उससे आपका सेलिंग प्राइस इफेक्ट होगा, पूरी कॉस्ट शीट इफेक्ट होगी, ठीक है। तो इसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल एंड वैल्यूएशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, और ऑलमोस्ट 12 मेथड है, लेकिन लकीली आपके सिलेबस में सिर्फ 2 है, ठीक है, वो है फीफो और वेटेड एवरेज, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ वो 2 पढ़ेंगे, 12 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 12 मेथड्स हैं उसके, लिफो है, फीफो है, हीफो है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ फीफो और वेटेड एवरेज पढ़ना है तो हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड क्या है नहीं है वो आप पहले वीडियो के लेक्चर्स में देखिएगा, हम लिखवा चुके हैं, तो उसको लिखवाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग सवाल करेंगे। अभी हम लोग जो मेथड स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, दैट इज फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो नाम से सुन के लग रहा है कि बहुत इजी है, ठीक है, कि जो मटेरियल मानिए कि पहले आया है तो उसको आप पहले निकाल लीजिए। तो इससे सवाल किस तरह का आता है, या तो आएगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, कुछ डेट दी हुई रहेंगी कि इस दिन इतना यूनिट निकाले, इस दिन इतना यूनिट आया था, या फिर कभी कभी होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि कितना बचा सारा यूज़ करने के बाद। तो ठीक है, सुनने में ईजी है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा टफ हो जाता है जब डेट्स बहुत ज़्यादा दी हुई हो और बहुत ज़्यादा बार इन्वेंट्री में कुछ नया आया हो और बहुत ज़्यादा बार निकला हो, तो फिर आपको वो माइनस प्लस थोड़ा सा करना पड़ता है, वो हार्ड नहीं होता, कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली सवाल पे आएंगे, एक सवाल बनाएंगे फीफो मेथड का। चलिए सवाल लिखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स कंपनी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स कंपनी, you are required you are required to value the cost of materials, to value the cost of materials issued and ending inventory by FIFO method,
बाय फीफो मेथड, ठीक है। अब जो डेटा है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उतनी जगह नहीं है कि हम ये सब लिखें, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में भी जो है आप लोग, आशा और बाकी सारे लोग क्वेश्चन लिखिएगा, बनाइएगा और आंसर्स ऐसे ही चैट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। गुंजन क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन है? डिस्कस करिए, दशहरे में कहाँ कहाँ जाना है, पंडाल कौन कौन से पंडाल जाना है। अच्छा, कहाँ कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, तो दोनों साथ ही जा रही हैं क्या? वहां पे भी तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है ना दशहरा, हाँ। हाँ, वही वही स्टार्ट करेंगे। उसमें प्रैक्टिकल है और थोड़ा सा टाइम, मतलब बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी वाला यूनिट है ना वो पूरा थ्योरी ही है, ठीक है। तो उसमें अगर ऐसा भी होता है ना कि टाइम ज़्यादा है तो हम आपको नोट्स देंगे तो वो चलेगा, आप उसमें कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, वो चीज़ है उसमें, ये है लेकिन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इधर इस साइड पे है कितने यूनिट्स किस रेट को परचेज हुए हैं, किस रेट से, और यहाँ पे है कि कितने यूनिट्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली रेट कितना है वही तो सवाल है, वो आपको देखना है, ठीक है। और आपको इसमें कितने मटेरियल इश्यू हुए हैं उसका वैल्यू बताना है, और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है वो बताना है, ठीक है। अब इसका ना कोई फॉर्मेट नहीं है, बहुत लोग टेबल बना के करते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो वो आपके ऊपर है। और क्योंकि एग्जाम आपका एमसीक्यू है तो फॉर्मेट पे हम उतना फोकस नहीं करेंगे, फॉर्मेट है ही नहीं, खैर इसका कोई अकाउंटिंग फॉर्मेट नहीं है, तो सब अपने तरीके से करते हैं। तो आपको जैसे सुविधा है आप वैसे बनाइए और फिर आंसर बताइए हमको कि क्या आंसर होना चाहिए इसका। हम्म। डेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन क्लास में भी जो स्टूडेंट्स हैं आप भी करना स्टार्ट करिए, कहीं पे अगर कोई ऐसे नंबर में दिक्कत आ रही है समझने में तो वो आप पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है फ़ोन पे ऐसे तो बहुत क्लियर आता है आपके ऐप पे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछिएगा, ठीक है। तो आपको, क्योंकि ये मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं सुने इसके बारे में, ठीक है, तो वो हम बता देते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब इन्वेंट्री में जो सामान पहले आया है डेट वाइज उसको आप पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। जितना सामान जो पहले आया है उसको पहले यूज़ करेंगे। जैसे पहला मटेरियल हम इशू किए जनवरी 16 को 100 यूनिट, आपको यहाँ पे देखना है कि पहले क्या आया था, जनवरी 5 को आया था 200 यूनिट, तो पहला 100 यूनिट आप यहाँ से इशू करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो पहले आया है उसको आप पहले इशू करेंगे, उस हिसाब से आपको इशू करना है और फिर एंड में आंसर बताना है। 18,000 क्या है, ठीक है, ठीक है, सही है, आंसर सही है। बाकी लोग भी बनाइए, ऑनलाइन क्लास में भी जो लोग हैं, आशा और बाकी लोग, आप भी बताइएगा मटेरियल इशूड का वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जैसे आ जाता है चैट बॉक्स में, आप कंफर्टेबल है तो आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर कभी इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि एक पर्टिकुलर डेट को इतना यूनिट शॉर्ट कर गया, ऐसा होता है ना, शॉर्ट हो जाता है जो भी इन्वेंट्री होती है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसको इश्यूज में दिखाएंगे,
ठीक है, जैसे आप मटेरियल इशू करते हैं तो जिस डेट पे भी है उस डेट पे जैसे आप बाकी इशू को कैलकुलेट करे थे कि कितना बचा है, तो वैसे वो यूनिट आपको दिखाना है उसमें। उसका भी अभी एक सवाल हम लोग करेंगे शॉर्टेज वाला। तो शॉर्टेज में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, उसको एज अ इशू ट्रीट करना है कि इतने डेट को, क्योंकि वो शॉर्ट हो गया, घट गया, तो वो आपको दिखाना है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। बिल्कुल सही है आशा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आपका फर्स्ट क्लास है ये आशा? जस्ट यस और नो में बताइएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए, सही है, ठीक है, 18,000 इज करेक्ट। अगर कभी इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि एक पर्टिकुलर डेट को इतना यूनिट शॉर्ट कर गया, ऐसा होता है ना, शॉर्ट हो जाता है जो भी इन्वेंट्री होती है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसको इश्यूज में दिखाएंगे। ठीक है, जैसे आप मटेरियल इशू करते हैं तो जिस डेट पे भी है उस डेट पे जैसे आप बाकी इशू को कैलकुलेट करे थे कि कितना बचा है, तो वैसे वो यूनिट आपको दिखाना है उसमें। उसका भी अभी एक सवाल हम लोग करेंगे शॉर्टेज वाला। तो शॉर्टेज में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, उसको एज अ इशू ट्रीट करना है कि इतने डेट को, क्योंकि वो शॉर्ट हो गया, घट गया, तो वो आपको दिखाना है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। बिल्कुल सही है आशा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आपका फर्स्ट क्लास है ये आशा? जस्ट यस और नो में बताइएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए, सही है, ठीक है, 18,000 इज करेक्ट। जल्दी बनाना है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई एक फैक्टर है जो आपको आगे या पीछे कर सकता है तो वो है टाइम। सवाल इतना टफ नहीं होता, वही सवाल 2 के बजाय 4 घंटा दे दिया जाए तो सारे लोग बना देंगे, लेकिन कला वही है कि 2 घंटे में कौन कितना सही बनाता है। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सिर्फ टीजीटी पीजीटी नेट ऐसा नहीं, कैट, कुछ भी हो, कला वही है कि टाइम कौन मैनेज करके बना लिया वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, अभी स्टार्टिंग है, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस करना है अभी आपको। हंसी, क्या हो गया, आया आंसर? नहीं आ रहा है? वैल्यू ऑफ मटेरियल्स इशूड जो है वो 18,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 6,000। पहले देखिए, एक तरीका बताते हैं, पहले ना सारे रिसीट्स का वैल्यू निकाल लीजिए एक साइड, कि जो मटेरियल आया है ना वो कितने कितने का आया है। जैसे जनवरी 5 को आया 200 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से, तो 4,000 का आया। ठीक है, जनवरी 15 को आया 400 यूनिट 30 के हिसाब से, 12,000 का आया। जनवरी 25 को आया 200 यूनिट 40 के हिसाब से, 8,000 का आया। तो इधर जितना रिसीट हुआ है ना मटेरियल, दैट इज 12,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, 24,000 का मटेरियल आपके पास आया है। ये चीज निकाल लीजिए एक साइड पे, पहले रिसीट, उसके बाद दूसरे साइड पे 8,000, तो 24,000 का टोटल आपके पास आया है मटेरियल। हाँ, अब इशू वाले पार्ट में आते हैं। हाँ, जैसे आप पहला इशू कब किए, जनवरी 16 को 100 यूनिट, 100 यूनिट 20 के हिसाब से 2,000। फिर अगला इशू 300 यूनिट का आप किए ना, तो नहीं नहीं, 200 बाकी नहीं था, वो पूरा 300 आपको लेना है। उसमें बिल्कुल पहला जो 100 यूनिट करेंगे वो आप 20 रुपए के हिसाब से करेंगे, 2,000, और अगला जो 200 यूनिट है वो 30 के हिसाब से 6,000। ठीक है, फिर जनवरी 26 को कितना इशू किए? हाँ, लिखो, लिखिए लिखिए। तो अलग से पहले यही हम तरीका आपको बता रहे हैं, एक साइड पे पहले ना सारे रिसीट्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ऐसे आपका जो भी मन करे कर सकते हैं, लेकिन एक हम तरीका बस बता दे रहे हैं, जब भी इस तरह का सवाल है तो पहले एक साइड पे आप जो भी आपको पेपर वहाँ एग्जाम में मिलेगा उसमें सारे रिसीट्स का वैल्यू निकालिए, फिर एक साइड पे सारे इशू का वैल्यू निकालिए टोटल, और दोनों को जब आप माइनस करेंगे ना तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इश्यूज में जैसे वहां तक आप गए 2,000 6,000, फिर 26 को 200 यूनिट है, कितने रेट के हिसाब से करेंगे वो? 4,000? ना, वो आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप 200 यूनिट 30 के हिसाब से 6,000 वहां तक किए, उसके बाद अगला इश्यू है आपका जनवरी 26 को 200 यूनिट, वो किस रेट से करेंगे? 30 के हिसाब से 6,000, 30 के रेट के हिसाब से करेंगे वो 6,000। फिर अगला जो 50 यूनिट है वो किस रेट से करेंगे?
40 के हिसाब से, तो 50 इंटू 40 2000। अब आप सारे इश्यूज का टोटल निकालिए कि टोटल इशू का कितना वैल्यू आया। 14,000। कितना है इशू का? फिर से जोड़िए, कुछ गड़बड़ हो रही है। 2000 2000 6000 6000 2000 16, कभी 17, कभी 19 आ रहा है, 18 है आंसर। 3 कहाँ से आप ला रहे हैं? देखिए 2000 है, फिर 2000 है, फिर 6000 है, फिर 6000 है, फिर 2000 है। कितना आया? 18। हाँ, तो मटेरियल इशूड का रिसिट जो है वो 24,000 की हुई है और इशू आपकी है 18,000 का। ठीक है, तो क्वेश्चन में इशू का वैल्यू पूछा था तो 18 और क्लोजिंग स्टॉक पूछा था, तो दोनों उसको माइनस कर देते हैं 6। ठीक है, तो एग्जाम में वैसे ही करिएगा, उतना लंबा चौड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस छोटा छोटा 2 कॉलम बनाए रिसीट के लिए, इशू के लिए, और उसके बाद आंसर दिए। ठीक है, अभी एक और